नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एशियाई बाजारों में भारी कमजोरी है। एक्सजीएक्स निफ्टी में 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। करीब 9500 के पास अब एक्सजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है, तो भारी गिरावट इस वक्त एशियाई बाजारों में देखने को मिल रही है। और कल हमने देखा कि जिस तरह से डाउ में 1860 अंकों की गिरावट हुई, कल निचले स्तर पर अमेरिकी बाजार बंद हुए और यूएस के आउटलुक से अमेरिकी बाजारों में ये डर अब बढ़ गया है। कोरोना के दूसरे लहर की भी आशंका से बाजार में घबराहट बढ़ गई है। और मार्च की बात करेंगे तो मार्च के बाद बाजारों में एक दिन की ये सबसे भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और हम देख सकते हैं कि एक्सजीएक्स निफ्टी भारी कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। हैंग सेंग भी करीब 2.5% नीचे है और इसके अलावा निक्केई के बाजार भी करीब 500 अंक की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज एक्शन भरपूर है। मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन आज बाजार के लिहाज से भी काफी अहम दिन है और काफी बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। पहला तो ये है कि ग्लोबल मार्केट से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उन्हें आज के लिए कैसे समझना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। डाउ में कल 1861 अंकों की गिरावट देखी गई है, तो इसे आज कैसे समझना चाहिए ये भी हम समझेंगे। आज एक बड़ी सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर, जिसमें कि ब्याज में माफी मिल सकती है, ब्याज में राहत दी जा सकती है। लेकिन ये बैंकों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, देखना होगा किस तरह का फैसला यहाँ पर निकल कर आता है। आज जीएसटी काउंसिल की भी अहम बैठक होगी, तो यहाँ पर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और अब कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है भारत में, मरीजों के मामले में भारत अब चौथे नंबर पर आ चुका है, तो अब ये जो दिक्कत है ये बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम फैक्टर्स को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपांशु के पास चलते हैं। ग्लोबल मार्केट से इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें कैसे रीड करना चाहिए ये समझने के लिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। इस वक्त एशियाई बाजारों में तो भारी कमजोरी देखने को मिल रही है और कल हमने देखा अमेरिकी बाजारों में भी काफी कमजोरी थी। क्या कुछ डेवलपमेंट हुए और क्या इतनी कमजोरी की वजह क्या है? बिल्कुल, तो पूजा जैसे कि आपने बताया कि अब बेहद कमजोर संकेत आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 300 अंक नीचे है। कल शाम डाउ वैसे तो लगातार चौथे दिन गिरा है, बट काफी तेज गिरावट हुई और 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। 1860 अंक फिसला डाउ, 7% नीचे। S&P 500 6% गिरा। नैस्डैक में भी हमने 5% की गिरावट देखी और वहां का जो विक्स है, CBOE विक्स, उसमें लगभग 50% का जंप हमने देखा है। 40 के पार गया है, 41 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कारण बहुत सारे हैं इसकी वजह से। इकोनॉमी से जुड़ी जो चिंताएं आ रही हैं, एक एक्सपेक्टेशन थी जिसकी वजह से बाजार में रन अप आया, बट जब से फेड ने इकोनॉमी पर आउटलुक दिया और कहा है कि इस साल इकोनॉमी 6.5% सिकुड़ेगी, तब से चिंताएं और बढ़ गई हैं। तो उसको लेकर एक बड़ा सेल ऑफ आया और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी। यही नहीं, कोरोना की अब दूसरी लहर की चिंताएं बढ़ रही हैं अमेरिका में और इसकी वजह से भी चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में जो नए मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कोरोना के अपडेट में मैं आपको इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। बट दूसरी लहर कोरोना वायरस की केसेस की आ सकती है यूएस में और कुछ राज्यों में लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। इसकी वजह से भी बाजारों की चिंता बढ़ी। यूरोप में भी हमने देखा भारी गिरावट हुई। कच्चा तेल, यहां पर भी भारी गिरावट थी। 6 हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट। कल शाम 8% टूटा कच्चा तेल और आज भी हम देख रहे हैं कि दबाव है। अमेरिकी भंडार बढ़ने से और डिमांड में कमी रहने की वजह से कच्चे तेल में भी गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिबाउंड आया और सोना भी लगभग दायरे में रहा, बट बेहद कमजोर संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। ओके, तो ग्लोबल मार्केट से इस वक्त बेहद कमजोर संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपांशु, कोरोना के मामले तो भारत में बढ़ते जा रहे हैं और अब चौथे नंबर पे भारत पहुंच चुका है। बाकी दुनिया भर में क्या संकेत मिल रहे हैं और भारत में इस वक्त स्थिति कैसी है? बिल्कुल, और रोज नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कल दुनिया भर में 1,36,000 नए मामले सामने आए और 5,000 लोगों की मौत हुई, जो पिछले कुछ हफ्तों में काफी ऊपरी स्तर पर है नई मौतों का आंकड़ा। भारत अब स्पेन और यूके जैसे देशों से भी आगे है और ग्लोबली चौथे नंबर पर आ गया है। हम देख रहे हैं कि रोज 11-12 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 11,000 नए मामले सामने आए और लगभग 400 लोगों की मौत हुई। अब भारत में 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं। एक बात अच्छी है कि अभी भी एक्टिव मामले रिकवरी से कम है, बट फिर भी नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हम 4th आ गए हैं रैंकिंग्स में। अमेरिका में भी जैसे मैंने बताया काफी तेजी से नए मामले बढ़ रहे हैं। 23,000 नए मामले कल सामने आए और 900 लोगों की मौत हो गई। अब
21 लाख के करीब लोग संक्रमित हैं अमेरिका में और 1,16,000 की मौत हो गई है। टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में नए मामले और न्यू हॉस्पिटलाइजेशंस में बहुत बड़ा स्पाइक आया है और अब ऐसे संकेत आ रहे हैं कि इन राज्यों में, इनके कुछ शहरों में वापस लॉकडाउन लग सकता है। तो उससे भी चिंताएं बढ़ रही हैं और उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक मार्केट्स पर भी देखा। और अब ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि शायद जो ओपनिंग अप हो रही है बाकी राज्यों में, उसमें देरी हो सकती है जिस तरह से नए मामलों में स्पाइक्स आ रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों से यूएस में काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो डर इसका भी है कि इन प्रोटेस्ट की वजह से आने वाले कुछ हफ्तों में नए मामलों में बड़ा स्पाइक आएगा। इसके अलावा ब्राजील में देखें तो कल 30,000 नए मामले फिर से सामने आए और ब्राजील में अब 8 लाख लोग संक्रमित हैं और रशिया में 9,000 नए मामले सामने आए और अब 5 लाख लोग संक्रमित हैं। तो बहुत बहुत चिंताजनक संकेत आ रहे हैं जहां तक कोरोना वायरस के फैलने का सवाल है। ओके, तो चिंताजनक संकेत हैं और भारत में स्थिति अब गंभीर होते जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट से भी संकेत कमजोर है और कोरोना को लेकर जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे और उसके बाद समझेंगे कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कल एफआईएस की तरफ से बिकवाली ही देखी गई है। कैश मार्केट में 805 करोड़ की, घरेलू निवेशकों ने 874 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में खरीदारी जरूर हुई है लेकिन 380 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से देखी गई है। तो बिकवाली का ही यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आ रहा है विदेशी निवेशकों की तरफ से। तो इन तमाम फैक्टर्स को कैसे देखना चाहिए आज के लिए भी समझ लेते हैं और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का जहां हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। और पहले तो ग्लोबल बाजार पर आपका अपडेट लेना चाहेंगे। कोहराम मचा हुआ है इस वक्त, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो पहले तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। इसे कैसे देखना चाहिए आज भारतीय बाजारों के लिए? अमेरिकी बाजार देखिए पूजा, गुड मॉर्निंग। पहले तो और अमेरिकी बाजार देखिए ख्वाबों से हकीकत में आते हुए दिख रहे हैं। इतने दिनों तक जो इतना जेब में पैसा है, लिक्विडिटी है, उसके दम पर जो तेजी होती हुई दिख रही थी वो अचानक फेड चेयरमैन के बयानों के बाद में एक्चुअल सिचुएशन है उसकी तरफ फोकस होता हुआ दिखा है। और वो फोकस इसलिए होता हुआ दिखा है, दो बड़ी बातें हुई हैं जैसा आपने अभी दीप से भी सुना। पहली चीज तो ये कि इकोनॉमिक रिकवरी में वक्त लगेगा। अब इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपको, हमें, अमेरिका को, दुनिया को पहले से पता नहीं था। सबको पता था कि इकोनॉमिक रिकवरी में बड़ा वक्त लगेगा। और दूसरा ये कि कोरोना के मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती दिख रही है। इसमें भी कोई नई बात नहीं। हर रोज सुबह दीप आपको आंकड़ा देते हैं कि कोरोना से कितने लोग प्रभावित है। उन सबके बावजूद अमेरिकी बाजार अच्छी मजबूती के साथ लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो उसका कारण एक ही है और वो ये कि लिक्विडिटी इतनी थी, डॉलर इतने हैं कि आराम से यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है और साफ तौर पर यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और उसके लिहाज से अच्छी खासी तेजी हो रही थी। अब वो करेक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब जो करेक्शन आया है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सीधी तौर पर एक साथ दो बुरी खबरें आ जाना या दो बुरी खबरों पर बाजार का रिएक्शन देना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फेड की मीटिंग हो जाने के बाद अब आपके लिए कोई नया ट्रिगर बचा नहीं है और वहां पर उस लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही। तो ग्लोबल संकेत खराब है, लेकिन एक चीज इसमें ये साफ ध्यान में रखने की जरूरत है पूजा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाजारों को पहले से पता नहीं था। सिर्फ नया है तो बाजारों का रिएक्शन, तो उस लिहाज से कभी भी वापस बाजारों का मूड बदल भी सकता है। जी हाँ, मैं ये फिर कह रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा कि वापस बाजारों का मूड बदल भी सकता है। हो सकता है 2 दिन बाद बाजार फिर से ये सोचें कोरोना और इकोनॉमिक रिकवरी में स्लो डाउन, ये दोनों तो हमें पता ही था, क्या हमने और रिएक्शन तो नहीं दे दिया। तो ठीक है, एनीवे आज तो क्योंकि मूड माहौल खराब है तो हमें उनके दम पर करेक्शन देना ही पड़ेगा। सारे मार्केट रिएक्शन दे रहे हैं, सारी एसेट क्लासेस रिएक्शन दे रही है, तो भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत खराब है। कल ही हमने थोड़े कमजोरी के संकेत तो दे ही दिए थे। बिल्कुल, तो संकेत खराब है, उसका रिएक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपने सुनी कि हो सकता है कि 2-3 दिन बाद यहाँ पर फिर से एक रिबाउंड देखने को मिले। तो सर आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए निफ्टी पर 9,500 9,600 ये अहम सपोर्ट लेवल है और यहाँ तक का एक करेक्शन बनता भी है। देखिए आपने 8,800 का लो बनाकर 10,328 का हाई बनाया। 8,806 एग्जैक्ट लो है और वहां से आप 10,328 तक पहुंचे। अब अगर 10,300 से आप ये समझिए 9,500 9,600 मान लीजिए, चलिए
तो 700 पॉइंट का करेक्शन हो जाता है, लगभग आधा करेक्शन आपने दिया, वो सफिशिएंट है। तो मेरा ये मानना है कहीं कहीं 9,500 9,600 एक ऐसी रेंज होगी जहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वहां पर थोड़ी खरीदारी भी आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। अगर किसी भी वजह से 9,500 के नीचे जाकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो समस्याएं बढ़ेगी। और पूजा वो समस्याएं कब बढ़ेगी वो भी मैं आपको बता दूं। आज सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ब्याज पर मॉरेटोरियम को लेकर आ जाता है और वो बैंकों के अगेंस्ट आता है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भाई आपको ब्याज माफ करना पड़ेगा, तो बैंक शेयर जाएंगे जोर से, ठीक है। और तब आपके लिए जो करेक्शन है वो करेक्शन बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा, तब आपके लिए नीचे की रेस खुल जाएगी और तब शायद 9,250 9,300 के आसपास तक निफ्टी जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो वो फैसला क्या होता है, वो फ्रेश ट्रिगर करेगा। अदरवाइज 9,500 9,600 आपके लिए सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है ये आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद डिसाइड कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 9,725 9,825 इसके पार निकलने में निफ्टी को मुश्किल आएगी, ये आपकी हायर रेंज होगी। अब आइए आप बैंक निफ्टी में ना 19,300 19,650 ये रेंज दिख रही है। वैसे छोटी रेंज जो है ना वो 19,650 19,850 के आसपास की है, वहां पर पहले सपोर्ट ले सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं ये कहूंगा कि आज आपको चूंकि ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, और अगर वो कुछ खराब आया तो 19,200 19,300 तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज ज्यादा बड़ा दिन होगा। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है 20,000 20,300 इसके पार जाना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। तो अगर राहत मिल भी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, है ना, कि भाई ठीक है हमने तो याचिका कह दिया कि भाई आप ब्याज माफ कीजिए, लेकिन अगर आरबीआई और सरकार को लगता है कि ब्याज माफ करने की जरूरत नहीं है सबको, तो फिर ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी 20,000 20,300 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा नहीं। तो मेरा ये मानना है तो 19,300 19,650 ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चलिए। तो फ्रेश ट्रेड आपको अगर खरीदारी का करना है तो आज जो फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके बाद कीजिए, उसके पहले नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आज नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी बता दिया है 9,500 से 9,600 और बैंक निफ्टी की भी रेंज आपको दे दी गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो अहम बैठक होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक अहम फैसला आने वाला है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और ये मामला पूरा ऐसा है कि आज मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी के लिए याचिका पर सुनवाई हो सकती है। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस संवाददाता दानिश आनंद भी जुड़ चुके हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग। आज एक काफी बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम हियरिंग होने जा रही है और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेवी ऑन इंटरेस्ट ऑन मोरेटोरियम पर जवाब मांगा था। पिछले हफ्ते एक पिटीशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कहा गया था कि मोरेटोरियम तो सरकार ने दिया है, लेकिन कंट्री अभी एक लॉकडाउन में है और धीरे धीरे कंट्री अनलॉक हो रही है, तो उसमें इंटरेस्ट लोन पर बार बार नहीं लगाना चाहिए। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है, जो आज ये जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि कोरोना वायरस का एक पैंडेमिक का समय है और ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। और दो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को सोचने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या मोरेटोरियम पर इंटरेस्ट ना लगाया जाए या दूसरे हाथ पर जितनी भी पेंडिंग ईएमआईज हैं उन पर इंटरेस्ट ना लगाया जाए। तो अगर हम खबर के लिहाज से देखें तो ये खबर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। ओके, चलिए दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब क्विकली नजर डाल लेते हैं कि आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि आज खबरों और नतीजों के लिहाज से कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले आप देखिए बैंक्स के अलावा आयशा मोटर ये स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि आज नतीजों के साथ जो बोर्ड है वो शेयर विभाजन पर भी फैसला ले सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर फोकस में रहेगा, क्योंकि जो राइट इश्यू का अलॉटमेंट हुआ था वो शेयर्स आज लिस्ट होते हुए दिखेंगे, यानी कि मार्केट में उनका जो फ्लोट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके चलते आज फोकस कीजिए। और साथ ही हेक्सावेयर, जहां पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है,
₹285 प्रति शेयर का इंडिकेटिव ऑफर प्राइस जो है वो तय किया गया है, लेकिन आज देखना होगा किस तरह से फैसला आता है। नतीजों के लिहाज से EID पेरी इसके नतीजे इस तिमाही में अच्छे आते हुए दिखे थे। जो आय है करीब 16% तक बढ़ती हुई दिखी है इस तिमाही में। इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 34% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 13% से बढ़कर 15.25% के करीब आते हुए दिखे, और जो मुनाफा है वो करीब आधे % घटा है, क्योंकि जो टैक्स खर्च है वो करीब 111 करोड़ आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल से काफी ऊंचा है, और इसी के चलते मुनाफे में थोड़ी सी कमी आई है। किएना कंस्ट्रक्शंस इस तिमाही में नतीजे काफी स्थिर देखने मिले हैं। आय करीब 5% कम हुई है जो अनुमान था। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीब 4.25% तक की बढ़त देखने मिली है, और साथ ही मार्जिन भी आप देखिए करीब 26% पर कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं 24% के सामने, तो यहाँ पे भी अच्छी बढ़त देखने मिली है। मुनाफा इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। फिर एक बार उनके जो अन्य खर्चे वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे, टैक्स एक्सपेंस में थोड़ी सी बढ़त आती हुई दिखी है, इसी के चलते मुनाफे पर असर आई है, लेकिन ओवरऑल नंबर स्टेबल हैं। आज के दिन आप देखिए जो निजी बैंक हैं जैसे कि HDFC बैंक, साथ ही कोटक बैंक, बंधन बैंक, जिनके प्रमोटर्स काफी साल से हैं, ये सारी बैंक्स आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि RBI ने यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स में गवर्नेंस पर डिस्कशन पेपर जारी कर दिए हैं। इनका मानना है कि जो CEO हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनका जो कार्यकाल है वो बैंक में 15 साल के लिए तय किया जाएगा, और साथ ही आप देखिए जो बड़े शेयरधारक के प्रमोटर्स हैं वो 10 साल के लिए CEO या जो होल टाइम डायरेक्टर के पद है इस पर रह सकते हैं, और उसके बाद अगर उनको कंटिन्यू करना होगा तो उनको जो प्रोफेशनल सिस्टम है उसमें आके उनको जुड़ना होगा। तो इस पर आप नजर रखें, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर उनको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। NMDC इस पर भी नजर रखें, जहाँ पे कंपनी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आयन ओवर के जमा करने पर और डिस्पैच करने पर रोक लगा दी है। उनका ये कहना है कि कंपनी ने कई ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन किया है, और इसी के चलते ये आरोप लगे हैं। SBI लाइफ इस पर भी आप नजर रखें, जहाँ पे OFS के माध्यम से प्रमोटर SBI करीब 2.1% हिस्सेदारी बेचेंगे। 725 रुपीज का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, और आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखेगा। 15 जून को ये जो ऑफर है वो रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, तो इसके चलते आज SBI लाइफ और SBI दोनों पर आज फोकस रहेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और अब नजर कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए। आज सभी कॉल्स में बिकवाली करने की राय है। चॉइस ब्रोकिंग ने चोला फाइनेंस में बिकवाली करने की राय दी है। 142 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं आज के लिए। आनंद राठी की तरफ से एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की राय आ रही है, और यहां पर 400 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस होगा 420 का। और L&T है इनका अगला सेल कॉल, जिसमें कि 900 के टारगेट से देख रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 945 का। तो ये 3 ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। लेकिन US में मार्केट में जिस तरह से एक भारी बिकवाली कल हमने देखी थी, हमने एक इस पर रिसर्च की है। US इकोनॉमी पर बुल वर्सेस बेयर हमने एक रिसर्च करने की कोशिश की है, और ये पूरी डिटेल रिसर्च लेकर अब संदीप ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, बुल्स की अगर आप बात करें तो उनके पलड़े के कुछ पॉइंट्स जो पहले आपके सामने रखना चाहूँ वो ये है, बीते हफ्ते के आप कुछ डेटा पॉइंट्स देखिए। इसमें रिटेल स्टोर्स का जो फुटफॉल का डेटा था वो बहुत स्ट्रांग आता हुआ था, काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए देखे थे। साथ ही साथ आपने बेरोजगारी के आंकड़े भी देखे थे, वो भी अनुमान से काफ़ी अच्छे रहे थे। बड़ा एक सरप्राइज आता वो देखा था पॉजिटिव साइड पे। इसके अलावा ट्रेजरी सेक्रेटरी की ओर से जो बयान आते हुए दिखे कि दूसरा शटडाउन नहीं होगा, इससे भी कहीं ना कहीं बुल्स का जो पल रहा है वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा भारी होता हुआ दिखा है। और लिक्विडिटी तो सपोर्ट कर ही रही है, जिसमें फेड की ओर से लगातार जो लिक्विडिटी है मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। और उसके साथ साथ इस साल US में चुनाव भी होने आप जानती हैं, तो उस लिहाज से ट्रंप प्रो मार्केट हैं, हमेशा मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में सोचते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए कोई बड़े फैसले भी आ सकते हैं ये चुनाव से पहले, ऐसे भी कहीं ना कहीं बुल्स मान के चल रहे, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी तेजी हमने देखी। लेकिन अब जो चिंताएं गहरा रही हैं, जो बीयर्स का पलड़ा हावी अब होता हुआ दिखा वो ये है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये आ रहा है सामने कि दूसरी लहर जो है कोरोना वायरस की वो कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिख सकती है। अमेरिका में जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, छोटे रोजगार जो बेरोजगारों को जो मदद पहुंचनी है उसकी जो सीमा है, समय सीमा है, वो कहीं ना कहीं पार होती हुई दिख रही है, निकलती हुई दिख रही है। अभी तक कोई ज़्यादा राहत आई नहीं है। और कई सारी ऐसी छोटी कंपनियां हैं US में पूजा, जो कि अभी तक खुली ही नहीं है। जो एक पेंडेमिक हुआ उसके
के इम्पैक्ट से उबर ही नहीं पाई हैं। और अमेरिका में जो बेरोजगारी है जो कि काफ़ी ऊंची है फिलहाल, वो कई सालों तक रह सकती है, ऐसा कल ही फेड चेयरमैन की ओर से बयान आते हुए दिखे हैं। और आधिकारिक तौर पे तो अमेरिका अब मंदी में है ही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बेयर्स यानी कि जो मंदी वाले लोग हैं उनका पलड़ा भारी करते हुए दिखे हैं। तो ये दोनों तर्क हैं यूएस की इकोनॉमी के, बुल और बेयर साइड के। ओके तो ये देखिए हमने दोनों तर्क दिए आपको यूएस इकोनॉमी से जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस सारी डिटेल रिसर्च देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट की रणनीति पर बात कर लेते हैं। और हमारे पास सिमी भौमिक की भी कॉल्स आ चुके हैं और उन्होंने जो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए सुझाई है, उनका पहला कॉल है आईसीआईसीआई बैंक पर। वहां पर आप बिकवाली करके चलिए। आज के लिए टारगेट होगा 334 का और 329 का। और अगले कॉल में इन्होंने वेदांता में बिकवाली करने की राय दी है। 98 से 97 के रेंज में आपको इसके लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 103 के ऊपर का। तो ये राय आज आपको सिमी भौमिक की तरफ से दी जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का एफआईआई यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एफएमसीजी कंपनीज पर आज फोकस रहेगा। सीएलएसए ने ढेर सारी जो एफएमसीजी कंपनीज है वहां पर रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले आप देखिए दिग्गज एचयूएल, यहाँ पर इन्होंने आय के अनुमान में करीब 9 से लेकर 11% की बढ़ोतरी कर दी है और यहाँ पर रेटिंग को भी अपग्रेड किया। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अभी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 2500 से बढ़ाकर 2600 कर दिया है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर पर देखिए डाउनग्रेड आया है। डाउनग्रेड का कारण ये है कि हाल ही में जो स्टॉक में तेजी दिखी गई है, इसके बाद इन्हें वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे। इन्होंने खरीदारी की राय को बदलकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य जो है 635 से बढ़ाकर 715 कर दिया है। आईटीसी पर भी सिमिलर सिनेरियो है। हाल ही में जो तेजी है उसके बाद इन्होंने जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 365 से घटाकर 220 रुपए कर दिया है। डाबर पर खरीदारी की राय बरकरार है, लेकिन लक्ष्य जो है 525 से बढ़ाकर 565 कर दिया है। इमामी पर भी ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 330 से घटाकर 250 कर दिया है। तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके तो एफएमसीजी स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।